गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए, तो लास्ट क्लास में जो भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने पढ़ाया था वो थोड़ा बहुत तो याद होगा। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने जाएंगे अब स्ट्रेस स्ट्रेन करो। बट स्ट्रेस स्ट्रेन करो से पहले भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ नेम्ड एज strain energy due to axial loading of prismatic bar. What is the meaning of prismatic bar? We already know that that prismatic bar is that bar जिसमें जिसका क्रॉस सेक्शन उसके लेंथ के अलॉन्ग कांस्टेंट हो और उसके लेंथ के अलॉन्ग हर जगह फोर्सेस सेम हो। ठीक है, दैट इज नोन एज प्रिज्मेटिक बार। सो स्ट्रेन एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी अब्जॉर्ब बाय द मेंबर व्हेन वर्क done by the load deform that member. That load is required to deform that member, and to deform that member there is a requirement of energy. So वो energy जो required है to make a deformation in the material, so that energy is known as strain energy. अब वो strain energy हम दे रहे हैं, अगर हम दे रहे हैं तो उसको बोलेंगे external energy। लेकिन वही एक्सटर्नल एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, कभी कोई भी एनर्जी जनरेट नहीं होती है, क्रिएट नहीं हो सकती है। तो जो एनर्जी हमने दिया है वो एनर्जी उसमें चली जाएगी, किसमें, मेंबर में। वो मेंबर में जाने के बाद वो एनर्जी उस मटेरियल को क्या करेगी, अनस्टेबल करेगी। अनस्टेबल करने का मतलब क्या है, उसमें डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और एनर्जी हम लोग जानते हैं कि एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी है तो इसका क्या मतलब है उसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेजुअली लोड अप्लाई करता हूँ, ग्रेजुअली लोड अप्लाई करते हैं अगर हम लोग, तो ग्रेजुअली लोड मतलब इस लोड की वैल्यू जीरो से स्टार्ट करेंगे और एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जाएंगे। सपोज मैं उसको मानता हूँ पी। तो देखोगे आप लोग कि इस डायग्राम में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसका डायरेक्शन तो फिक्स है कि डायरेक्शन इधर लगेगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड नहीं है। मैग्नीट्यूड मतलब उसका कोई लेंथ नहीं है इस एरो का। सो मैग्नीट्यूड नहीं है बट डायरेक्शन है राइट साइड में, दैट इज 0 न्यूटन का फोर्स इधर लगने वाला है। तो 0 न्यूटन का फोर्स धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो इसकी लेंथ अगर सपोज फोर्स पी तक पहुंचा दिया मैंने, इस फोर्स पी तक पहुंचा दिया है, तो इसमें कुछ एलोंगेशन हो गया डेल्टा एल का। ठीक है, तो अगर इस फोर्स को हमने क्या किया है, जीरो से लेके पी तक अप्लाई किया है, दैट इज लेंथ धीरे धीरे बढ़ रही है, एलोंगेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है इधर की तरफ, और वैसे ही फोर्स भी इंक्रीज करते जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज द पी वर्सेस डेल्टा एल कर्व। और इसमें मैक्सिमम सपोज यहाँ पे चेंज इन लेंथ है डेल्टा एल का, और फोर्स मैक्सिमम अप्लाई हुआ है पी का। तो जो क्रॉस सेक्स ये जो एरिया बन रहा है, ट्राइंगल का एरिया बनेगा, area under the curve, this area will give you the work done by the force, external force, which is P. So work done by the P will be calculated from this area under the curve. So पहले हम लोग देखे थे कि कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स P लग रहा है, स्टार्टिंग से फोर्स P लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हुआ है D का, ठीक है, तो वर्क डन कितना होता था, P इंटू डी का। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि P की वैल्यू जीरो से लेके P तक जा रही है, ना कि स्टार्टिंग से ही P अप्लाई कर रहे हैं। मतलब हम लोग डिफॉर्मेशन ऐसा नहीं कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक हुआ है डिफॉर्मेशन और ये जो एरिया आएगा P इंटू डी, इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया, दैट विल बी वर्क डन। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स जीरो से स्टार्ट हो रहा है और P तक जा रहा है, तो ट्रायंगल बन रहा है। तो उस केस में जो ट्रायंगल का एरिया होगा दैट विल बी द वर्क डन। सो व्हाट विल बी द वर्क डन, दैट इज एरिया अंडर द कर्व ऑफ P वर्सेस डेल्टा एल। ठीक है, ये एरिया है किसका, P वर्सेस डेल्टा एल कर्व का। ठीक है, एंड दैट इज द एक्सटर्नल एनर्जी। व्हाई, बिकॉज द फोर्स इज आल्सो एक्सटर्नल लोड, सो द एनर्जी विल बी एक्सटर्नल एनर्जी, एंड एट द सेम टाइम दिस एनर्जी विल बी इक्वल्स टू द स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द बार which is denoted by capital U, and work done by the P which is internal energy। ठीक है, ये स्ट्रेन एनर्जी उसके अंदर जनरेट होगी जो कि किसके बराबर होगी, एक्सटर्नल एनर्जी के बराबर। तो एक्सटर्नल एनर्जी इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी। सो एनर्जी विल बी काउंटेड फ्रॉम द calculated from the area under the curve, which will be equals to half into perpendicular multiply by base, half into perpendicular multiply by base। ये किसका एरिया है, एक ट्रायंगल का है। ठीक है,
तो इसको अगर मैं निकालना भी चाहूँ तो आपको पता है कि डेल्टा एल की वैल्यू क्या होती है। डेल्टा एल जब एक्सियल लोडिंग अप्लाई करते हैं तो इस डेल्टा एल की वैल्यू क्या होती है, पी एल बाई ए। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस फार्मूला, सो द स्ट्रेन एनर्जी विल बी पी स्क्वायर एल बाई 2a। तो इसको भी हमको वैसे ही याद रखना है जैसे हमने इसको याद किया था। ये एनर्जी है, ये एलोंगेशन है, ठीक है। तो ये फार्मूला भी हमको ऑलवेज याद रखना है, बट इसमें दोनों में डिफरेंस तो बहुत कुछ है। बट इन केस ऑफ द वेक्टर एंड स्केलर, दिस इज स्केलर क्वांटिटी एंड दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। दिस इज वेक्टर एंड दिस इज स्केलर, दिस इज वेक्टर एंड दिस इज स्केलर। फार्मूला दोनों बहुत अच्छे से याद रखना है। किसी भी मेंबर में अगर फोर्स P लग रहा है तो उसमें स्ट्रेन एनर्जी कितना आएगा, पी स्क्वायर एल बाई 2a, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन फॉर द स्ट्रेन एनर्जी। जनरलाइज मतलब अगर ये प्रिज्मेटिक बार नहीं है, कोई और बार है, तो हम उसका स्ट्रेन एनर्जी कैसे निकालेंगे। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड अप्लाई हुआ है इसके ऊपर, तो सपोज एक सेक्शन लेते हैं हम लोग, एक सेक्शन लेते हैं या फिर बोल सकते हैं एक स्ट्रिप लेते हैं एक्स डिस्टेंस पे। इस स्ट्रिप को लेते हैं, इस स्ट्रिप की लेंथ कितनी है, dx, ठीक है। अब हम लोग पहले देख रहे थे चेंज इन लेंथ इस पूरे लेंथ पर, बट हमें अभी देखना है सिर्फ इस dx पे कितना चेंज इन लेंथ हो रहा है बिकॉज ऑफ दीज फोर्सेस। सपोज मैंने इसमें थोड़ा सा फोर्स इंक्रीज किया एक सर्टेन टाइम पे, बहुत ही इंस्टेंटली चेक किया कि इस सेक्शन पे फोर्सेस लग रहे हैं पी एक्स एक्स दोनों तरफ, तो अभी तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा ये, ठीक है। तो उस केस में स्टैटिक इक्विलिब्रियम के केस में इसमें स्ट्रेन एनर्जी जनरेट होगी। तो इस स्ट्रेन एनर्जी को अगर इसमें हम निकाल दिए तो हम लोग अगर इंटीग्रेट कर दें फ्रॉम फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो हम लोग पूरे लेंथ में स्ट्रेन एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको अभी नहीं पता है कि इसका क्रॉस सेक्शन हर जगह सेम है या हर पॉइंट पे इसका मटेरियल सेम है, तो हमें इसका इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पता है कि एक स्ट्रिप ले लिया जिसका लेंथ कितना है dx, और इस पर फोर्सेस लग रहे हैं पी एक्स एक्स इधर और पी एक्स एक्स इधर, ठीक है। टोटल लेंथ कितना है l। सो द स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द बार u विच इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय द p। ये तो हमने अभी पहले देखा, अभी ये क्या होता है, ठीक है, अभी हमने पहले देखा है। लेकिन अगर इस स्ट्रिप की बात करें, ये स्ट्रेन एनर्जी किस में है, स्ट्रेन एनर्जी इन द स्ट्रिप, ठीक है। ये स्ट्रेन एनर्जी है du, ये है स्ट्रेन एनर्जी du, विच विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू पी एक्स एक्स, कितना फोर्स लग रहा है पी एक्स एक्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। अब ये डेल्टा एक्स क्या है, अब ये डेल्टा एक्स क्या है, इस dx में जितना डिफॉर्मेशन होगा, इस छोटे से dx में कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है, इसको अज्यूम किया गया है डेल्टा एक्स, ठीक है। इसमें जो डिफॉर्मेशन हुआ है डेल्टा एक्स का डिफॉर्मेशन हुआ है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये फोर्स तो एज इट इज छूट जाएगा, लेकिन हमको ये पता है कि अगर लेंथ एल है और फोर्स पी अप्लाई हो रहा है तो उसमें डिफॉर्मेशन कितना होता है टोटल, तो डी एक्स डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, पी एल बाई ए से फार्मूला से निकाल लेंगे, पी एक्स एक्स जो फोर्स लग रहा है मल्टीप्लाई बाई द लेंथ डी एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स। इसका मतलब क्या है कि अभी ये मटेरियल ऐसा है जिसका हमको पता नहीं है कि इसका यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट है कि एरिया कांस्टेंट है इसके लेंथ के अलोंग, ठीक है। अगर एरिया भी चेंज हो रहा है, एरिया इज आल्सो द फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, ये भी अगर फंक्शन ऑफ एक्स है, और यंग्स मॉडुलस इज आल्सो द फंक्शन ऑफ एक्स, तो ये एक्स के टर्म में ही आएगा, ये एरिया भी एक्स के टर्म में आएगा। हो सकता है ना एरिया का फंक्शन जो ऐसा है कि एक्स क्यू जैसा है, ठीक है। एक्स क्यू का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो एरिया बढ़ता जा रहा है क्यूब के फॉर्म में, ठीक है। और वैसे ही यंग्स मॉडुलस भी हो सकता है बढ़ता जाए, या फिर ऐसे आ जाए 1/x² आ रहा है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, तो यंग्स मॉडुलस धीरे धीरे कम होता जा रहा है। धीरे धीरे नहीं बोलेंगे, वो बहुत फास्टली ये डिक्रीज होता जा रहा है यंग्स मॉडुलस। तो ये भी हो सकता है कि एक्स का फॉर्म हो, मतलब ऐसा शेप हो, ऐसा मटेरियल हो कि इसके एरिया और यंग्स मॉडुलस बोथ आर द फंक्शन ऑफ एक्स। तो उस केस में एक्स का फंक्शन रखेंगे ए की जगह पे भी, ई की जगह पे, और उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो मतलब जनरलाइज वो फार्मूला है विच विल बी द इंटीग्रेशन, यू निकालना है हमको
तो डी यू को इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके कैपिटल यू तक, देन this right side term will be 0 to L, because there is only one variable which is, sorry, miss differential किसका पार्ट है, dx का, dx is length। तो यहाँ पे पी एक्स एक्स आप तो लोग देख रहे होगे कि स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डी एक्स डिवाइडेड बाय 2 एंड ए ई एक्स एक्स। सो ये फार्मूला जो है ये है जनरलाइज फार्मूला, ठीक है। अगर ये जनरलाइज फार्मूला है तो जो प्रीवियस एग्जांपल हमने लिया था, जो प्रीवियस एग्जांपल हमने लिया था उसमें अगर देखें तो पी एक्स एक्स की जगह पे क्या क्या है, पी है, डी एक्स की जगह पे क्या है, तो डी एक्स, तो डी एक्स रखने दो अभी, ठीक है। ए ई तो कांस्टेंट है तो एक्स एक्स तो आएगा नहीं, तो ये इंटीग्रेशन जब करेंगे 0 टू एल तो ये पी स्क्वायर डी एक्स बाई 2 ए ई हो जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये डी एक्स हट जाएगा। तो इंटीग्रेट करने के बाद ये फार्मूला कैसा बनेगा, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ए ई मल्टीप्लाई बाई एक्स, और इसका यूनिट लिमिट कहाँ से कहाँ लगाएंगे, 0 से लेके एल तक, ये भी एल आ जाएगा, एल माइनस 0 हो जाएगा, तो पी स्क्वायर एल बाई 2 ए ई, तो जो पहले हमने अभी देखा था वो फार्मूला हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो वो तो बहुत ही सिंपल सा मतलब एग्जांपल था, इसलिए उसका फार्मूला बहुत ही सिंपल सा है। बट अगर ये टेपर्ड हो जाए, कुछ ऐसा शेप हो जाए, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पे देखेंगे कि चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पे एक्स डिस्टेंस पे एरिया बढ़ता जा रहा है, ऐसे ऐसे एरिया इसका बढ़ता जा रहा है ये, ठीक है। तो इसका एरिया बढ़ता जा रहा है, तो इंटीग्रेशन से ही निकाल सकते हैं स्ट्रेन एनर्जी। ओके, सो अगर हम लोग इसको एग्जांपल लें और इसमें मैं बोलूँ कि इसका फाइंड द टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बार, कंप्लीट बार, जो पूरा बार है उसमें स्ट्रेन एनर्जी निकालना है। तो अभी हमको पता है कि स्ट्रेन एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो स्ट्रेन एनर्जी डिपेंड नहीं करते ही है कि फोर्स कंप्रेसिव लग रहा है या फोर्स टेंसाइल लग रहा है। कंप्रेसिव लग रहा है तब भी स्ट्रेन एनर्जी जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, अगर टेंसाइल है तो वो भी पॉजिटिव में आएगा। दोनों सब कुछ मिला के कंप्रेसिव वाले को भी जो एनर्जी आएगी वो भी ऐड करेंगे, उसके साथ टेंसाइल आएगी उसको भी ऐड करेंगे एक साथ, और सब कुछ अलग अलग निकाल के सबको जोड़ देंगे, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज द टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द कंप्लीट बॉडी। तो इसके लिए भी वही तरीका है कि इसका सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो फ्री बॉडी डायग्राम तो अब मैं जल्दी जल्दी बनाएंगे हम लोग कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा। तो इसमें रिएक्शन आप दोनों देखोगे कि इधर 5p लग रहा है, 3p इधर लग रहा है, और 1p इधर लग रहा है, 5 3 एंड 1। तो 5 3 8 लेफ्ट साइड में लग रहे हैं 8, और राइट साइड में लग रहा है 1। तो टोटल बोल सकते हैं ये इक्विवेलेंट किसके होगा कि लेफ्ट साइड में लग रहा है 7p। तो टोटल फोर्स 7p इधर लग रहा है, तो रिएक्शन किधर आएगा, रिएक्शन आएगा, अगर मैं इसका फ्रंट भी बनाता हूँ ऐसा, ये तो एक तरह से आइसोमेट्रिक व्यू है जिसमें इसका पूरा 3D इमेज दिख रहा है। तो अगर ऐसा मैं बना रहा हूँ तो इस साइड में आएगा 7p का रिएक्शन, 7p का रिएक्शन आएगा, ठीक है। और यहाँ पे तो 5p है ही, उसके बाद यहाँ पे 3p आएगा, और यहाँ पे आएगा p, ठीक है, इस पॉइंट से आएगा p। तो अगर मैं इसको सबको अलग अलग निकाल के देखें हम लोग, तो ये जो बड़ा वाला बार है तो 7p तो ऐसे लग रहा है इस पर, तो इधर भी 7p आएगा क्योंकि इक्विलिब्रियम में है ये दोनों सारे के सारे ऑब्जेक्ट, तो 7p इधर भी आएगा। अब इसको बनाएं 3p को बनाएं, मतलब सेकेंड बार को। तो 3p हम लोग देख रहे हैं कि इसका अगर सेक्शन में लूँ यहाँ पे, तो इसके लेफ्ट साइड में कितने फोर्स आ रहे हैं, 7p इधर और 5p इधर, मतलब 2p आ रहा है कंप्रेसिव। तो इधर भी 2p है तो इधर भी 2p होगा, दिस इज 2p एंड दिस इज ऑल्सो 2p। वैसे ही ये तीसरा जो ऑब्जेक्ट है उस पर कितना लग रहा है, हम लोग बस इसके राइट साइड में देख लेंगे। इसके राइट साइड में p लग रहा है, तो p इधर लग रहा है p, और इधर भी p आएगा। तो इसमें आ रहा है 7p का फोर्स कंप्रेसिव नेगेटिव, और इसमें आ रहा है -2p का फोर्स, और इसमें आ रहा है p का फोर्स, ठीक है। तो अब ये तीनों फोर्सेज, और ये तीनों अगर मैं दे दूं एग्जांपल कि इसका लेंथ है 3l, इसका ये लेंथ है 2l, और ये लेंथ है 2l, ठीक है। और मैं बोल दूं कि इसका यंग्स मॉडुलस है 2e, इसका यंग्स मॉडुलस है e, और इसका यंग्स मॉडुलस है 3e।
ठीक है। क्रॉस सेक्शन आप लोग देख रहे होगे इसका ज़्यादा है, तो इसको मान लेता हूँ मैं 3a। इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो है 2a और इसका क्रॉस सेक्शन है a। ठीक है। अब हमें टोटल एनर्जी निकालनी है, टोटल स्ट्रेन एनर्जी। टोटल स्ट्रेन एनर्जी दैट इज U, एंड U विल बी U1 प्लस U2 प्लस कितने मेंबर हैं, 3 मेंबर हैं। दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड वन एंड दिस इज थर्ड वन। तो U1 क्या होगा, U1 हमको अभी फार्मूला पता चला है स्ट्रेन एनर्जी का फॉर प्रिज्मेटिक बार, दैट इज P स्क्वायर L बाई 2A। तो P की जगह पे U1 वन कौन सा है, ये है, उसमें P कितना है टोटल फोर्स 7P, तो माइनस 7P का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई इट्स लेंथ 3L, मल्टीप्लाई बाई 3L डिवाइडेड बाई 2, एरिया कितना है 3A मल्टीप्लाई बाई E, यंग्स मॉडुलस कितना है 2E। ठीक है, ये हो गया U1। U2, U2 बताओ, U2 कितना होगा, फोर्स कितना है -2P, -2P का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई लेंथ, लेंथ कितना है इसका 12 डिवाइडेड बाई 2, एरिया कितना है, एरिया इसका कितना है सेकेंड वाले पार्ट का, सेकेंड वाले पार्ट का 2A है, तो एरिया इज 2A मल्टीप्लाई बाई E, E कितना है दूसरे वाले का, सिर्फ E है, प्लस थर्ड U3, U3 कैसे निकालेंगे, U3 इक्वल्स टू फोर्स कितना है P स्क्वायर, लेंथ कितना है 2L डिवाइडेड बाई 2, ए कितना है एरिया, एरिया है A, यंग्स मॉडुलस कितना है 3E। ठीक है, अब ये तीनों की वैल्यू को एक साथ जोड़ लेंगे एंड दैट विल बी द टोटल स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये निकाल लेंगे आप लोग वैल्यू जो भी है। नेक्स्ट इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, बट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के लिए हमको सबसे पहले बनाना होगा फोर्स वर्सेज एलोंगेशन का कर्व, फोर्स वर्सेज एलोंगेशन का कर्व। फोर्स वर्सेज एलोंगेशन का कर्व, ठीक है। अब फोर्स वर्सेज एलोंगेशन का कर्व हम लोग देखेंगे कि कैसा है। अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर मैं फोर्स लगाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, इस पर फोर्स लगाना स्टार्ट करता हूँ 0 से लेके P तक, ठीक है, तो इसमें एलोंगेशन स्टार्ट हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, इसमें एलोंगेशन स्टार्ट हो जाएगा कुछ सपोज यहाँ तक हो गया, ठीक है, इसमें एलोंगेशन यहाँ तक हो गया। उसके बाद इधर होगा P और इधर होगा डेल्टा L, ठीक है। अब ये कर्व सपोज कैसे भी बन जाता है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन जो भी है, अभी मैं स्ट्रेट लाइन में ये जनरलाइज्ड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का कर्व बना रहा हूँ। तो आप अब ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर्व से जो भी एनर्जी आएगी, इसके कर्व के एरिया से जो भी एनर्जी आएगी, जो भी इसको एरिया को निकालोगे तो वो एनर्जी जो आएगी वो किस में आएगी, जूल में आएगी, ठीक है, जूल में आएगी। अगर इसी फोर्स को डिवाइड कर दूँ एरिया से और इसको डिवाइड कर दूँ लेंथ से, ठीक है, तो अब जो एनर्जी आ रही है वो क्या हो जाएगा, P डिवाइडेड बाई एरिया मल्टीप्लाई बाई, सॉरी ये जो एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया, और यहाँ पे जो एरिया लिख रहा हूँ वो कौन सा एरिया है, इस कर्व का एरिया है, नहीं, इस कर्व का एरिया नहीं है, इस मेंबर का, इस ऑब्जेक्ट का, इस मटेरियल का क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, वो वाला एरिया है। और लेंथ कौन सा है, इसका ओरिजिनल लेंथ, ये इसका ओरिजिनल लेंथ है, ये है उसका ओरिजिनल लेंथ। तो P बाई ए जब एरिया निकालेंगे तो ये भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो P बाई ए मल्टीप्लाई बाई डेल्टा L बाई L आएगा, ठीक है। आप नीचे देख रहे होगे A इंटू L आ रहा है, ये क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई बाई लेंथ, द वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, और ऊपर क्या है P इंटू डेल्टा L, ये हम लोग को क्या दे रहा था, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो स्ट्रेस स्ट्रेन करो, ये क्या है, स्ट्रेस है, और ये क्या है, स्ट्रेन है, ठीक है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन करो से जब हम लोग एरिया को कैलकुलेट करते हैं तो वो निकलता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब जूल पर मीटर क्यूब,
ठीक है, उस केस में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हमको मिलती है। ठीक है, बाकी आप लोग रिज्वाइन कीजिएगा मुझे आफ्टर दिस सेशन। हम लोग देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इन डिटेल।